हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी मैं बीए थर्ड ईयर वालों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो हमारा एग्ज़ाम है बीए फाइनल ईयर वालों का, वो कोड A313 का है, जो आपका 21 मार्च 2024 को होने वाला है, जिसका हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। दोस्तों, एक वीडियो हमने पहले बना दी थी, एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने अज्ञे जी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपका जो ये सब्जेक्ट है, आपका जो ये कोड है A313, इसमें आपके लगभग 7 कवि है। 7 कवियों में से हम एक कवि को कल ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को पढ़ेंगे और नागार्जुन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे आज जो हमारे 3 लेखक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और जो बचे हुए हमारे जो हमारे बचे हुए 4 लेखक हैं, सॉरी, उनको हम क्या करेंगे, एक 2 लेखक कल की वीडियो में कर लेंगे और 2 लेखक हम परसों की वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, 2 लेखक करके हम समाप्त कर लेंगे और पेपर से 1 या 2 दिन पहले मैं आपको एक मास्टर वीडियो ला कर दूंगा। क्या ला कर दूंगा? एक मास्टर वीडियो ला कर दूंगा। मास्टर वीडियो का मतलब ये है, पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा 21 मार्च 2024 है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो भी जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, टॉप एमसीक्यू हैं, जितने भी आपके क्रीम हैं मैंने आपके सामने निकाल कर रख दी है। एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, आपके पास बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ज़रूर कमेंट करनी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को रोक दीजिए, आप सबसे पहले कमेंट करिए और फिर आगे की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कहाँ हुआ था इनका जन्म? मुजफ्फरनगर में हुआ था। और कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस पत्रिका के संपादन में शमशेर सिंह बहादुर ने सहयोग दिया था? ठीक है, ये दिया था, एक तो कहानी पत्रिका थी जिसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया था, अपना योगदान दिया था, और नया साहित्य में दिया था, और माया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह ने सहयोग किया था? ठीक है, तो कौन कौन सी पत्रिका है? कहानी, नया साहित्य और माया। ठीक है, क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार से भी पूछा जाए, हर प्रकार की वैरायटी, हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं पिछले 2 सालों से बीए वालों को पढ़ा रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, और मास्टर वीडियो में मैं लगभग पिछले साल की, अगर मैं आपको बात बताऊं, पिछले साल मैंने मास्टर वीडियो में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कराए थे, और आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इन 100 क्वेश्चनों में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, और अब की बार भी इसी प्रकार से आपका 70 से 80% रिजल्ट रहने वाला है। तो जो बच्चा हमसे अंत तक जुड़ा रहेगा, निश्चित रूप से उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शमशेर किस सप्तक के कवि थे? शमशेर बहादुर जी दूसरे तार सप्तक के कवि थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस कविता में कवि शमशेर बीते हुए सुखद समय के लौटने का आग्रह करते हैं? ये है आपकी लौट आओ धार। क्या है ये? लौट आओ धार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैथिली शरण गुप्त जो पुरस्कार है ये दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 7 की ओर। मुक्ति बोध पर गजल किसकी रचना है? ये लिखी है
शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, जितने भी वीडियोस मैं दूंगा आपको ये भी पढ़नी है, और आपके पास जो मॉडल पेपर है आपको उसको भी पढ़ के जाना है, फिर देखना आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। इस बात का आपसे दावा मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शमशेर सिंह बहादुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1977 में। और आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी, 8वां भी और 9वां भी। ठीक है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां भी ध्यान से पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह को मध्य प्रदेश साहित्य कला परिषद का तुलसी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? देखिए, तुलसी पुरस्कार सबसे पहला क्वेश्चन किसको मिला था? तुलसी पुरस्कार मिला है शमशेर बहादुर सिंह जी को, और किस रचना पर मिला है? चुका भी हूं मैं नहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी कृति है? काल तुझसे होड़ है मेरी, ये कृति है शमशेर बहादुर सिंह जी की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, काल तुझसे होड़ है मेरी किस प्रकार की कृति है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन का वैरायटी देखिए, सबसे पहले पूछा कि ये किसकी कृति है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि किस प्रकार की कृति है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की विधा है से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी जो काल तुझसे होड़ है मेरी, ये क्या है? एक प्रकार का काव्य है। क्या है ये? एक प्रकार का काव्य है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है। कभी आप ये सोचो कि भैया को वीडियो लाइक करने के पैसे मिलते होंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वैसे नहीं मिलते लाइक करने के, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो कमेंट में मैंने पूछा है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से है बीए के, वो भी आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पीली शाम किसकी रचना है? एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था? देखिए, अंतिम काव्य संग्रह है काल तुझसे होड़ है मेरी, किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। आगे बढ़ेंगे। किस शब्दकोश का संपादन शमशेर बहादुर ने किया था? इन्होंने एक शब्दकोश का संपादन किया था जिसका नाम है उर्दू हिंदी कोश। क्या है? उर्दू हिंदी कोश। आगे बढ़ेंगे 16 की ओर। ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं। ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं। यह पंक्ति उद्धृत है। उद्धृत का मतलब ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमन का राग से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमन का राग किसके द्वारा लिखी गई कृति है? ये लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कैसे? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे? लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पीडीएफ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, आपको वीडियोस भी देखनी है और पीडीएफ से भी आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको एक बार पीडीएफ से पढ़ना है और 1-2 बार आपको इस वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लेना है, जिससे आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17वां, शमशेर मूड्स के कवि हैं किस विजन के नहीं? ठीक है, ये कथन किसका है? ये है आपका मलय जी का। किसका कथन है? ये मलय जी का कथन है। 18 की ओर बढ़ेंगे। विश्व शांति पर लिखी गई शमशेर की एक श्रेष्ठ कविता कौन सी है? यह है आपकी अमन का राग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमन का राग किस प्रकार की विधा है? यह एक प्रकार की क्या है? कविता है, और किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, और किस पर आधारित है? विश्व शांति पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है, लेकिन आपको मैंने इसके बारे में 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। अमन का राग में स्वर्गीय महल संबंधित है। अमन का राग में स्वर्गीय महल है पेकिंग से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद एवं हिरण्यकश्यप में पौराणिक आख्यान का उल्लेख मिलता है। किस पौराणिक का आख्यान का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है अमन का राग में। किस में मिलता है? अमन का राग में। आगे बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन, शमशेर का काव्य किस हिंदी से अनुप्राणित है? किस हिंदी से अनुप्राणित है? सॉरी, हिंदी के किस कवि से अनुप्राणित है? यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनका पूरा नाम है, वैसे निराला इनका उपनाम था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे 22वें की ओर। शमशेर को क्लासिकी पूर्णता का कवि किसने कहा है? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ये कहा है मुक्तिबोध ने। ठीक है दोस्तों, जिन क्वेश्चनों को मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन जितने मैं आपको करा रहा हूँ वे भी आपको पढ़ने हैं, और जितने को मैं आपको मार्क कराऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 23वें की ओर। परंपरागत छंदों में शमशेर ने अत्यधिक किसका प्रयोग किया है? इन्होंने अपने छंदों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया है मत सवैया का। किसका प्रयोग किया है? मत सवैया का प्रयोग किया है। आगे बढ़ेंगे 24 की ओर। शमशेर की कविता को
बोलचाल की लय का गद किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे ये भी। आगे बढ़ेंगे 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 इंपोर्टेंट है। ऊषा कविता शमशेर के किस काव्य संग्रह से संकलित है? मतलब क्या है कि जो आपकी ऊषा कविता है, पहला क्वेश्चन, ये ऊषा क्या है? एक प्रकार की कविता है और किस काव्य से ली गई है? ये ली गई है कुछ और कविताएं। ठीक है, कुछ और कविताएं से ली गई है। आगे बढ़ेंगे, शमशेर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, शमशेर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये है आपका कुछ कविताएं। क्या है? कुछ कविताएं। आगे बढ़ेंगे 27वें की ओर। शमशेर ने स्वयं को क्या माना है? शमशेर ने स्वयं को जेन्युइन कवि माना है। क्या माना है? जेन्युइन कवि माना है। 28 की ओर बढ़ेंगे, लोट अवधार कविता में कवि किससे टूटने के लिए मना करता है? ये मना करते हैं सांझ के पत्थर से। किससे? सांझ के पत्थर से टूटने से मना करते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। एक पीली शाम है। एक पीली शाम क्या है? पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता है। क्या है ये? पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लोट अवधार कविता में नदी की धार किसका प्रतीक है? नदी की धार है जीवन मूल्यों का प्रतीक। दोस्तों एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखा है, अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन का चयन किया है, सिलेक्ट किया है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। और तुम देखना यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं और हमेशा जाते रहेंगे। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ेंगे 31वें की ओर। एक पीली शाम में स्मरण है। एक पीली शाम में किसका स्मरण है? ये है आपकी प्रियतमा का। और प्रियतमा किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 32 की ओर। शमशेर की किस कविता में व्यापक वैश्विक का अंकन मिलता है? किसमें मिलता है? अमन का राग में क्या मिलता है? व्यापक वैश्विकता का अंकन मिलता है। ठीक है, अमन का राग किसके द्वारा लिखी गई कविता है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। क्या है? एक प्रकार की कविता है। ठीक है, 33 की ओर बढ़ेंगे। शमशेर बहादुर ने अमन का राग में शेक्सपियर की तुलना किससे की है? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे दोस्त, ये करी है कालिदास जी से। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। लिबर्टी स्टैचू का संबंध किससे है? लिबर्टी स्टैचू का संबंध किस देश से है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका अमेरिका से। अमन का राग में युद्ध को क्या कहा गया है? युद्ध को हिरण्यकश्यप कहा गया है। 35वां भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। दोस्तों अगर मैं हिंदी की दृष्टि से देखूं, हिरण्यकश्यप हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है हिरण्यकशिपु। क्या होता है? हिरण्यकशिपु होता है। लेकिन आपके सिलेबस में यही है तो मैंने आपको यही पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 36 की ओर। गजानंद मुक्तिबोध के रचयिता कौन है? गजानंद मुक्तिबोध के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह ने चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किस नाम से लिखी थी? ठीक है, जब इन्होंने ये कविता लिखी थी चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इन्होंने किस प्रकार की भूमिका लिखी थी? ये लिखी थी आपकी एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से इसकी पृष्ठभूमि तैयार करी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन ये है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कविता है? किसकी कविता है? ये है आपकी शमशेर बहादुर सिंह की। क्या है ये? शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई कृति है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। गजानंद मुक्तिबोध कविता की रचना किन विचारों का अंश है? यह है आपकी चांद का मुंह टेढ़ा है, इनका अंश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी और उर्दू का दोआब कौन कहलाता है? हिंदी और उर्दू का दोआब कौन कहलाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी और उर्दू का दोआब कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी और उर्दू में क्या करी है? रचनाएं करी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 40वां क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह कृत नया साहित्य का कौन सा अंक सर्वाधिक चर्चित हुआ? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका है निराला अंक। निराला अंक क्या है? सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया साहित्य किसके द्वारा रचित है? ये लिखा गया है आपका शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। दोस्तों जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी के सभी की वैरायटी, सभी की पॉसिबिलिटी मैं आपको यहीं के यहीं पर बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन भले ही घुमा फिरा गए ताकि आप क्वेश्चन को बना पाओ, इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सभी के सभी बच्चे जरूर बताएंगे। ठीक है, जरूर कमेंट करना है। ठीक है, शमशेर बहादुर ने किस पत्र का संपादन किया था? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। शमशेर बहादुर ने
नया साहित्य क्या है? नया साहित्य एक प्रकार का पत्र है। सॉरी, मैंने ऊपर कविता बता दिया है, लेकिन क्या है, एक प्रकार का पत्र है, एक क्वेश्चन। और किसके द्वारा संपादित किया गया है? ये किया गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, किस पत्रिका में शमशेर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत थे? ठीक है, ये पत्रिका थी माया। कौन सी पत्रिका थी? माया पत्रिका थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित अमन का राग कविता में शेक्सपियर का ऊंचा माथा कहाँ की घाटियों को कहा गया है? ये कहा गया है उज्जैन की घाटियों को, सॉरी उज्जैन की घाटियों को, उज्जैन बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। शमशेर बहादुर ने माया पत्र में किस पद का सॉरी किस पद पर कार्य किया है? ठीक है, माया माया जब पत्र लिखा गया था तो इन्होंने सह संपादक का कार्य करा था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे 45 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह की आरंभिक रचनाएं किस विचारधारा से प्रभावित थी? जो इन्होंने सबसे पहली अपनी रचनाएं लिखी थी तो उनमें किनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता था? मार्क्सवादी का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे 46 की ओर। रूपाब में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? ये भी आपका इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की छपी थी। आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। शमशेर जितने हिंदी के हैं उतने उर्दू के हैं, यह कथन किस आलोचक का है? यह है नामवर सिंह का। ये भी इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। 48वां पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर ने किसकी मृत्यु पर गजल लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। मुक्तिबोध की मृत्यु पर इन्होंने क्या लिखी थी? गजल लिखी थी। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। ठीक है, जैसे शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन जो है इनका उपनाम है, ऐसे ही गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम क्या है? ये आपका मुक्तिबोध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, कुछ और कविताएं किसका काव्य संग्रह है? कुछ और कविताएं क्या है? एक प्रकार का काव्य संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, पलाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? पलाट का मोर्चा क्या है? एक प्रकार की कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई है? शमशेर बहादुर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये हमारे जो 50 क्वेश्चन थे ये शमशेर बहादुर सिंह जी से संबंधित थे। आगे जो हमारे शुरू होंगे वो होंगे नागार्जुन। अब हम पढ़ लेते हैं नागार्जुन के बारे में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में बाबा किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। नागार्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। और किस जिले में? दरभंगा जिले का भी तराउनी गांव था। क्या था? तराउनी गांव में, दरभंगा जिले के बिहार में नागार्जुन का जन्म हुआ था। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी, नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? नागार्जुन के बचपन का नाम वैजनाथ मिश्र था। क्या था? वैजनाथ मिश्र था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी? दोस्तों नागार्जुन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे के सारे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी श्रीलंका में। कहाँ पर ली थी? श्रीलंका में ली थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है? ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन चाहे किस प्रकार से भी पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए मित्र आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? नागार्जुन की मृत्यु 1998 में हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक है, और किस रचना पर मिला था? पत्रहीन नग्न गाछ पर मिला था। देखिए क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है दोनों। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? पत्रहीन नग्न गाछ पर मिला था और 1969 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं ओघड़ गोत्र का कवि हूँ, अभिजात समुदाय मुझे क्यों पसंद करेगा? यह कथन किसका था? ये कथन था दोस्तों नागार्जुन का। प्रसिद्ध कथन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वेदनाथ मिश्र ने मैथिली में किस उपनाम से लिखना शुरू किया? ठीक है, वेदनाथ मिश्र किसका बचपन का नाम है? ये नागार्जुन का है। और मैथिली भाषा में इन्होंने किस नाम से लिखना शुरू किया? इन्होंने लिखना शुरू किया था वेदेह उपनाम से। किससे? वेदेह उपनाम से। आगे बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, 9वां भी और 10वां भी। हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। तालाब की मछलियां किसका कविता संग्रह है? तालाब की मछलियां क्या है? एक प्रकार की कविता है और किसका है? नागार्जुन का है। ठीक है,
दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन करत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका बाबा बटेसर नाथ में। बाबा बटेसर नाथ क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, चलिए, बाबा बटेसर नाथ क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। किस तरह का उपन्यास है? ठीक है, ये है आपका एक आंचलिक उपन्यास। क्या है ये? आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन की प्रथम कविता कब छपी थी? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। नागार्जुन की जो पहली कविता है वो सन 1930 में प्रकाशित हुई थी या 1930 में छपी थी। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। 15, भस्मांकुर किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? देखिए, भस्मांकुर एक प्रकार का क्या खंड काव्य है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भस्मांकुर किसके द्वारा लिखा गया खंड काव्य है? मैं आपका नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 16वां क्वेश्चन, युग धारा किस काव्य का संकलन है? युग धारा है आपका नागार्जुन का। ठीक है, नागार्जुन का क्या है? एक प्रकार का काव्य है। कौन? युग धारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कहाँ पर ली थी? श्रीलंका में ली थी। क्वेश्चन आपका ऊपर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घर को आदम का तबेला किसने कहा है? घर को आदम का तबेला नागार्जुन ने कहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। 19वां, नागार्जुन ने पत्रहीन नग्नगाछ किस भाषा में लिखा था? इन्होंने लिखा था मैथिली भाषा में। ठीक है, गीत गोविंद किसकी अनुवाद करती है? गीत गोविंद वैसे तो लिखा है जयदेव ने, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है? नागार्जुन ने किया है। आगे बढ़ेंगे। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अगला इंपोर्टेंट है। 21वां क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नागार्जुन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किन कविताओं में किया है? राजनीतिक कविताओं में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23वां, अकाल और उसके बाद कविता में कवि का क्या उद्देश्य है? देखिए, अकाल और उसके बाद क्या एक प्रकार की कविता है और इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है? जनता की दयनीय आर्थिक दशा का चित्रण करना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ध्यान से पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बादल को घिरते देखा है नामक क्या है? एक प्रकार की कविता है और किसके द्वारा लिखी गई है? नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बादल को घिरते देखा है किस प्रकार की विधा है? तो आप बताएंगे एक प्रकार की कविता है और किसके द्वारा लिखी है? नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्यासी पथराई आंखें किसकी कृति है? नागार्जुन की कृति है ये। आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि ने किस गांव का वर्णन किया है? तरावनी दरभंगा। ठीक है, तरावनी दरभंगा गांव का वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यात्री के नाम से किसने काव्य रचनाएं की? यात्री के नाम से इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ये करी थी नागार्जुन ने रचनाएं। ठीक है, काव्य की। नागार्जुन ने यात्री उपनाम से किस भाषा में कविता लिखी? ठीक है, किस भाषा में लिखी? मैथिली भाषा में लिखी। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखी। आगे बढ़ेंगे, किसकी रचना संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर नागार्जुन में पाली पढ़ने की इच्छा जागृत हुई? ठीक है, जब इन्होंने राहुल शंकरतयन को पढ़ा तो इनके मन में जो है पाली भाषा को पढ़ने की इच्छा भी जागृत हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 30वां क्वेश्चन, मुख्य रूप से नागार्जुन की भाषा क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और अलग भी है। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए नागार्जुन की भाषा क्या है तो आप बताएंगे मैथिली। अगर पूछ लिया जाए मुख्य रूप से आपको खड़ी बोली और मैथिली दोनों बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। 31वां क्वेश्चन, नागार्जुन की मैथिली में रचित कविता कौन सी नहीं है? ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी देखिए। ठीक है, नहीं है। कौन सी ऐसी कविता है जिसमें नागार्जुन ने मैथिली का प्रयोग नहीं किया है? यह है आपकी तालाब की मछलियां। क्या है? तालाब की मछलियां एक प्रकार की कविता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है? नागार्जुन का प्रसिद्ध खंड काव्य भस्मांकुर है। क्या है? एक प्रकार का खंड काव्य है। आगे बढ़ेंगे, पुरानी जूतियों का कोरस की रचना विधा है। ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस किसके द्वारा लिखी गई? नागार्जुन के। और किस प्रकार की विधा है? एक प्रकार का काव्य है। ठीक है, अन्नहीनम रचना की विधा है। अन्नहीनम किस प्रकार की विधा है? एक प्रकार का निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपका नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जाए, आपको आंसर जो है बिल्कुल एकदम सही बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 35वें क्वेश्चन की ओर। 20वीं सदी अतिवादों की सदी है और नागार्जुन का व्यक्तित्व
20वीं सदी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ है। यह कथन किसका है? हॉब्सबॉम का है। किसका है? हॉब्सबॉम का ये कथन है। हिंदी की असली रीढ़ गंवारू बोली, यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति कही गई है नागार्जुन के द्वारा। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे ये भी। आगे बढ़ेंगे 37वें क्वेश्चन की ओर। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। नागार्जुन की व्यंग्य रचनाओं में कबीर की तलखी, भारतेंदु की करुणा और निराला की विनोद वक्रता का विलक्षण सामंजस्य है। यह कथन किसने माना है? यह कथन कहा है हरि नारायण मिसर ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे 39वां। मास्टर कविता के मास्टर का नाम क्या है? ये आपका दुखरन। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। कवि नागार्जुन ने सिंदूर तिलकित भात कविता में किसको संबोधित किया है? ठीक है, इसमें इन्होंने संबोधित किया है इस रचना में, कविता में सॉरी, पत्नी को। किसको किया है? पत्नी को किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हो गया मैं नहीं पाषाण पंक्ति में पाषाण का अभिप्राय क्या है? देखिए, जैन वन में नॉर्मली पाषाण का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पाषाण का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पत्थर ऑप्शन में लगाएंगे, पत्थर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पाषाण का मतलब क्या है? संवेदन शून्य है। क्या है यहाँ पर? संवेदन शून्य है पाषाण का मतलब। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन की कौन सी कविता उनकी तिब्बत यात्रा की देन है? कौन सी कविता उन्होंने अपने तिब्बत यात्रा से आने के बाद लिखी है? ये है आपकी बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है किस प्रकार की विधा है? ये आपकी एक प्रकार की कविता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकाल और उसके बाद के रचयिता कौन है? अकाल और उसके बाद के रचयिता नागार्जुन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अलका क्या है? अलका एक कुबेर की राजधानी है। अलका क्या है? कुबेर की राजधानी है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे 45वें क्वेश्चन की ओर। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, अकाल और उसके बाद कविता में किस अकाल का वर्णन है? ठीक है, जो ये कविता है अकाल और उसके बाद, इसमें जो है बिहार में एक अकाल पड़ा था उसका वर्णन है। तो किसका वर्णन है? बिहार का अकाल का। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, एक एक क्वेश्चन खुद सेलेक्ट किया है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी आपके आने हैं यहीं से आपके एग्जाम में आने हैं, आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, जरूर से। ठीक है, 46वां क्वेश्चन। निशा काल से चिर अभिव्यक्ति कौन है? ठीक है, चिर अभिशापित कौन है? सॉरी, ये आपके चकवा और चकवी। आगे बढ़ेंगे 47 की ओर। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यह आपकी चकित है दुख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन के काव्य की कौन सी विशेषता उन्हें कबीर के समक्ष खड़ा करती है? व्यंग्य चेतना। ठीक है, ये आपके नागार्जुन क्या थे? एक प्रकार के व्यंग्यकार थे, इसलिए इनको कबीर के समक्ष उपाधि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे 49 की ओर। नागार्जुन ने किस काव्य कृति का अनुवाद किया था? नागार्जुन ने गीत गोविंद का जो है अनुवाद किया था, मैंने आपको ऊपर बता दिया है क्वेश्चन ये। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे 50वां। कालिदास किसकी कविता है? कालिदास क्या एक प्रकार की कविता है और किसकी है? नागार्जुन की है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर दोस्तों। अकाल के बाद कविता का रचनाकाल क्या है? यह 1957। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? इंपोर्टेंट है, नागार्जुन जो है प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। युग धारा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युग धारा किस प्रकार की विधा है? एक प्रकार का काव्य संग्रह है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन किन 4 भाषाओं में कविता लिखते थे? नागार्जुन हिंदी में भी लिखते थे, मैथिली में भी, संस्कृत में भी और बांग्ला में भी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा में नागार्जुन नहीं लिखते थे? ठीक है, तो इन चारों के अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक कर देना है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा में लिखते थे? हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में। ठीक है, 55वां क्वेश्चन। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? रतिनाथ की चाची एक प्रकार का उपन्यास है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे। तुंग हिमालय के कंधों पर क्या है? तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 57 की ओर। बादल को घिरते देखा है कविता कहाँ प्रकाशित हुई थी? ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की कविता है। कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? रूपांबरा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाबा नागार्जुन को जन मन के सजग चितेरे किस युवा प्रगतिशील आलोचक ने कहा है? ये कहा है अरुण कमल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं
कृति का संपादन किसने किया? नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं एक प्रकार की कृति है, इसका संपादन किसने किया था? ज्येष्ठ पुत्र शोभाकांत ने। किसने किया था? ज्येष्ठ पुत्र शोभाकांत ने किया था। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और दोस्तों वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आपसे वादा करता हूं, जो बच्चे हमसे अंत तक जुड़े रहेंगे, जो बच्चे हमसे अंत तक जुड़े रहेंगे, तो आपका शानदार जो है, बहुत शानदार आपका रिजल्ट होगा, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूं। और दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके पास बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, बीए में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। इससे मुझे आपको पढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। जरूर बताना है कैसी लगी आज की क्लास। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।